नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज, ठीक है। उसके बाद में आज हम इसी के अंतर्गत जो रेट ऑफ चेंज के जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बुलबुला है, तो बुलबुला मतलब गोलाकार, हवा के बुलबुले तो गोलाकार। तो यह 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब dr/dt। ये कितना है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बुलबुले का आयतन मतलब v। तो dv/dt हमें निकालना है। कब निकालना है? जब त्रिज्या कितनी हो, r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ गोला है तो गोला मतलब v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद निकाल दो dv/dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का 3r², इनमें से एक गया 2 और dr/dt। तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 पाई r² dr/dt। अब इसमें जो वैल्यू हमें पता उसे रख देंगे, यहाँ पे रख दो इसे। dr/dt की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ 1/2 रख दो, 1/2। तो 2 से 2 कट गया, 2 2 4 पाई r²। अब ये इसमें r की वैल्यू कितनी दी है हमें, dv/dt r के लिए दी हुई है वो r बराबर 1। कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख दो, रख दो 2 पाई r बराबर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आएगा 2 पाई। अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब और टाइम तो सेकंड। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो मतलब गोलाकार है या शंकु बनेगा, इस तरह से देखना है। उसके बाद जैसे मतलब जो भी बनेगा उसका आयतन जो भी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोला है तो गोले का आयतन का, शंकु है शंकु के आयतन का। और उसके बाद सेम उसी जो जो हमने मेथड बताया था टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। टी के रेस्पेक्ट में करने के बाद जो दिया है उसे पैरेलल नोट कर लेंगे और उसके बाद वो वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का ये भी उसी टाइप से है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो x के सापेक्ष बता रहा है, तो कहने का मतलब हमें आयतन के परिवर्तन, आयतन मतलब v, तो x के सापेक्ष dv/dx निकालना है। तो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास हमारा होगा 2r। ये है 3/2 2x+1, 3/2 2x+1। तो इसमें हमें r की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 दूनी 4 2x+1। तो आयतन की बात करना है पहले हमें। आयतन मतलब गोलाकार, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब में 4/3
पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है रख दो यहाँ पर 3/4 ब्रैकेट क्लोज 2x प्लस 1। उसके बाद क्यूब है तो क्यूब कर दो इसमें, तो 4/3 पाई 3 की 3 बार करेंगे 27, 4 की 3 बार करेंगे 4 चौक 16 चौक 64, और इसे 2x प्लस 1 की पावर 3 ऐसे लिख देंगे। जो कटता हो काट देंगे, 3 9 या 27, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 2 24 और 4 6 का 24, मतलब 16 चौका 64। तो कितना बचा 9/16 पाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है v निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे यहाँ पे से dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, तो 9/16 पाई सेम ऐसे ही रहेगा। और जब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या काम करेंगे, 3 सामने आ जाएगा और 2x प्लस 1 का 3 में से 1 गया 2। उसके बाद फिर इसका दोबारा सा करेंगे 2x प्लस 1 का, तो 2x प्लस 1 का दोबारा सा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये कई बार हम बता चुके हैं डिफरेंशिएशन कि पहला जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि उस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ दिया है फिर उसके बाद करेंगे। तो इसका 3 सामने पहुंच गया, 3 में से 1 गया 2, लेकिन अंदर वाला क्या है, अंदर वाला x नहीं है। जब अंदर वाला x नहीं है तो इसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और 2x का 2। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर 2 से ही कट गया, कितना आ गया 8, तो 9 के 27 और ये हो गया 8, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो डी अपॉन डी एक्स कितना आएगा 27/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सभी सवाल जो सिंपल सेम मेथड है, बस क्वेश्चन का अलग अलग दिया गया है इसमें। सत्ताईस अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हम पाई नहीं लिखा इसमें, तो पाई लिख दो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या डी अपॉन डी एक्स निकालना है, व्यास हमें दिया है, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है, आर निकाल लेंगे, जो वॉल्यूम दिया 4/3 पाई आर क्यूब, इसे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट करने के बाद में सोल्व कर देंगे इसे, और सोल्व करने के बाद इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, अगर टी के रेस्पेक्ट में पूछता तो टी निकालते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो जो है इस तरह से जो कोई रेत आ रहा है, जब रेत आ रहा है तो किस तरह से ढेरी बनेगी, इस टाइप से ढेरी बनेगी कोई, जिसकी आकृति कैसी होगी, जिसकी आकृति होगी शंक्वाकार, मतलब एक कोन की आकृति होगी। उसके बाद इसमें दिया गया है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, मतलब उसका जो आयतन है कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। उसके बाद गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव, इसकी जो ऊंचाई है सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो मतलब आर का 1/6, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है,
रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब dh अपॉन dt हमें बताना है किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। उसके बाद ये v है dv अपॉन dt, ये v नहीं है dv अपॉन dt, मतलब आयतन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जब हमें dh अपॉन dt निकालना है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को करेंगे। दूसरा, क्योंकि हमें dh अपॉन dt निकालना है तो जो भी हमारा वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जो है r की टर्म में ना होकर किसकी टर्म में होगा, h की टर्म में। यदि हमें r निकालना होता और तो हम क्या काम करते, जो वॉल्यूम है उसे h की टर्म में न रखकर r की टर्म में रखते। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है। जैसे इसमें हमारा वॉल्यूम है, यहाँ पर देखते हैं जैसे वॉल्यूम कितना है, क्योंकि शंकु बना, शंकु मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये पूरा सवाल, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, जब डिफरेंशिएशन करना है तो dr अपॉन dt dh अपॉन dt, तो r का तो होने का नहीं, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इस पूरे को हम किसे बदल लेंगे, इस पूरे को हम बदल लेंगे h में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, तो r की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर, r के लिए यहाँ पे रख देंगे 6, नीचे ही ऊपर पहुंचा देंगे, r के लिए जाओगी 6h, तो r की वैल्यू 6h की स्क्वायर, यहाँ पर क्या है h। उसके बाद 1/3 पाई, 6 को 2 बार करेंगे कितना आएगा, 6 को 2 बार करेंगे 36, h स्क्वायर, तो 2 और 1 3, तो 3 से ही कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6 पाई h3, तो ये वॉल्यूम है। अब उसके बाद में अब इससे जो है हम, क्योंकि dv अपॉन dt दिया हुआ है और यहाँ पर ये निकालना है, तो हम क्या काम कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो dv अपॉन dt 12 पाई, क्योंकि h का भी निकालना है t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 सामने और एक कम हो जाएगा h स्क्वायर, फिर दोबारा से h क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा dh अपॉन dt। तो एक तरह का ये सीरीज रूल हमने बताया था कि इसका हम पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, h के रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 3h स्क्वायर, फिर h के, हमने इस तरह से बताया था कि यदि हम कोई भी है, पहले हम इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसे x है, पहले हम इस तरह से मतलब जोड़ देते हैं dh, कोई भी दिया गया है, जैसे कुछ भी दिया गया है, मतलब डी वन जैसे हमें dt निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, पहले इसका x मतलब इसमें x की एंट्री कर देंगे इस तरह से, मतलब क्योंकि कटने के बाद जब भी फिर भी dv अपॉन dt बनेगा, तो इसलिए जो है जब h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले यहाँ h के रेस्पेक्ट में करेगा 3h स्क्वायर, फिर दोबारा से h के रेस्पेक्ट में करेगा, कितना बनेगा dh अपॉन dt। मतलब ये है कि इसमें जो है जो भी हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के मेथड, वो सभी का प्रॉपर आप पर यूज करना आना चाहिए। अगर आप यूज नहीं कर सकते तो सवाल जो है नहीं बनेंगे इसके। तो इसका मतलब 12 पाई 3h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी एच अपॉन डी टी। तो मेरा क्या काम है, तो इसमें हम डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे पहले यहाँ। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा हमारा 12 बराबर, यहाँ है 12 × 36 पाई, 12 × 36 पाई h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, 12 × 36 पाई h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। अब मुझे डी एच अपॉन डी टी निकालना है, तो ये आ गया 12, यहाँ आ गया 36 पाई h स्क्वायर, तो 12 × 36, तो 1/3 पाई
एच स्क्वायर बचाया डी एच अपॉन डी टी। उसके बाद अब हमारा क्या है, एच की वैल्यू कितनी है 4। जब एच की वैल्यू 4 तो यहाँ क्या रख देंगे एच की जगह 4, तो यहाँ रख देंगे डी एच अपॉन डी टी और एच की जगह रख देंगे 4, रख दो। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दिया 48 पाई। अब उसके बाद में एच मतलब सेंटीमीटर और टी मतलब सेकंड। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। मतलब हर सवाल जो है एक अलग ही उसका है फ्रेम का, कि कभी शंकु, कभी गोलाकार, कभी वर्ताकार, कभी आयतन का, कभी मतलब एक तरह कुबोइड टाइप में हो जाएगा, कभी बेलन टाइप का हो जाएगा। लेकिन सभी का जो है मेथड वही है कि जो भी उसका वॉल्यूम दिया है या जो भी सरफेस एरिया दिया है उसे हम रख देंगे तो तुरंत हो जाएगा। सरफेस एरिया सबका पता होना चाहिए, जैसे शंकु का सरफेस एरिया क्या है, कोन का सरफेस वॉल्यूम का उसका मतलब बेलन का सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इस तरह से। तो इसे नोट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत इतना है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब सी एक्स या कुछ भी है एम एक्स इस तरह से दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो भी वैल्यू दी गई है उसके हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, जैसे यहाँ पर सी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कर दो। तो 0.007 यहाँ रख देंगे 3x² माइनस 0.003, एक्स की वैल्यू कितनी जाओगी, x2 का 2x प्लस x का 1 और उसका कितना हो जाएगा 0। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है 17, तो x की जगह यहाँ पर 17 रख दो। 17 की पावर 2 0.003, एक काम किसी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 0.00 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0.00x, एक्स के लिए रख दो 17 प्लस के 15। अब 17 की यहाँ 2 बार करेंगे कितना आगा 289, 17 की 2 बार करेंगे कितना आगा 289। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना दिया गया है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के 27, 2 आ गया 8 से 24, 24 और 2 26, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 867। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, 7 7 49, 4 आ गया, 7 6 42, 42 4 46, 4 बचा, 8 7 56, 56 4 60। तो इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना है हमारा 6069, क्योंकि 17 की 2 बार करेंगे 289, की 3 में करेंगे 867, उसके बाद फिर 7 में करेंगे 6069। कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद इधर देखते हैं, इसकी गुना किस में करेंगे 6 में, तो 6 में गुना करो, 17 दूनी 34 51, तो ये होगा हमारा 102। कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, 3 के बाद पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद प्लस 15। अब इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना, तो 15 6 21.069 माइनस 0.102 कर दो इसे। अब 21.069 से 0.102, 9 में 2 गया 7, 6 10 में से 1 गया 9, तो 20.967।
तो इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई सीमांत लागत। तो ये क्या है, कुल लागत। तो सीमांत लागत कितनी आई हमारी 20.967 प्रति यूनिट। 20.967 प्रति यूनिट, क्योंकि सीमांत लागत है तो क्या होगा आंसर इसका, इसका जो यूनिट होगा, जो इसकी इकाई है वो क्या है, रुपए। मतलब रुपए को शॉर्टकट में आर से भी लिख देते हैं, रुपए। मतलब इतने रुपए हैं उसकी लागत। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं, मतलब सिंपल जो भी दिया उसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद, और जो वैल्यू निकालनी है 17 इकाई या 2 इकाई 5 इकाई, उसे हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन 16 में भी सेम ऐसी है। इसके एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और एक्स की वैल्यू कितने रख देंगे, 7। 17 ये बताया है पहले ही। छेदफल है, छेदफल क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। 18 है, 18 में भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और एक्स की वैल्यू कितने रख देंगे, 15। और तो ये हमारा क्या जाएगा, सीमांत आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें सब में क्या पूछा गया है, सब में पूछा गया रेट, मतलब उसकी दर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में क्या है, क्वांटिटीज में जैसे वॉल्यूम हो सकता है, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या किसी का सरफेस एरिया हो सकता है। इसी के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा एक टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इस पे हम देखते हैं। कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि यदि कोई भी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी हम बताएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, वो बताएंगे डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एफ डैश एक्स, यदि एफ डैश एक्स की जो है इसमें कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यदि एफ डैश एक्स के लिए 0 से बड़ी है। दूसरा, यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है। उसके बाद तीसरा, यदि एफ डैश एक्स क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन जिसे बोलते हैं वर्धमान। यदि एफ डैश एक्स 0 से कम है तो इसे बोल देंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद यदि एफ एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, अचर फलन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन इसे बोल देंगे हासमान फलन। तो इस तरह से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्धमान, इसे भी लिख दो वर्धमान, तो जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी इसी के अंदर फिर आता है एक टॉपिक कि हम जो है इंटरवल चेक करेंगे कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स की वैल्यू दी गई है
एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17। इसमें दिया है क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग सिद्ध करना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना आ गया 3। अब जब ये 3 आ गया तो एफ डैश एक्स, एक्स की जो एक्स, क्योंकि एक्स तो इसमें है नहीं, जब एक्स इसमें है नहीं तो एक्स की कुछ भी वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमेशा 3। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स बराबर कितना है 3, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। एक्स के प्रत्येक मान लिख दिए, यहाँ लिख दो एक्स के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स के लिए क्या आई 0 से बड़ा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है अतः फलन वर्धमान फलन है। अतः फलन वर्धमान फलन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है, क्योंकि ई की पावर 2x का मतलब क्या है, जैसे फंक्शन है हमारा ई की पावर 2x, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है ई की पावर 2x का, ई की पावर 2x, इसका दोबारा करेंगे 2x का तो कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान रखो ई की जो वैल्यू है हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है, जब ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है तो इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि ई की जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में होती है। अतः फलन क्या है, अतः फलन वर्धमान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 में है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसमें चेक करना है कि 0 से पाई बाई 2 में, ये सिद्ध करना है, तो 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। तो एफ एक्स बराबर है हमारा साइन एक्स, तो इसका हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे पहले, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो कोस एक्स की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, यहाँ लिख देंगे कोस एक्स का मान, 0 से पाई बाई 2 का मतलब प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश में धनात्मक होता है, अंश में धनात्मक होता है, इस तरह से लिख देना वहां पर। जब धनात्मक होता है तो इसमें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, फॉर ऑल किसके लिए, जहाँ एक्स क्या है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। उसके बाद बी में, बी पार्ट है जो हमारा सेकंड, इसमें पाई बाई 2 से पाई, अब पाई बाई 2 से जो पाई है ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स कैसा है नेगेटिव, जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ अतः एफ एक्स फंक्शन कैसा हुआ, एफ एक्स फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, मतलब हासमान फलन है, तो इसमें लिख देंगे कोस एक्स का मान सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद अब है बात सी पार्ट में कि 0 से पाई, तो 0 से पाई में न तो यह वर्धमान है और न ही हासमान है। आप ध्यान से देखो तो 0 से पाई में 0 से पाई बाई 2 आ गया, बस 0 पाई है, 0 पाई का मतलब इसमें 0 पाई बाई 2 भी है, और उसके बाद में पाई बाई 2 और पाई भी है।
तो इस तरह से यदि एक फंक्शन में इंक्रीजिंग हो एक में डिक्रीजिंग हो और जो है यदि उन्हें कंबाइन कर देंगे तो हम बोलेंगे अतः इस इंटरवल में यह फंक्शन न तो इंक्रीजिंग और न ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये दो फंक्शन है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है इसमें डिक्रीजिंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें अंतराल ज्ञात करना है कि हमें अंतराल कैसे निकालना है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो अंतराल पूछेगा इंटरवल क्या है, या इसमें पूछा जाएगा कि मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x फंक्शन जो वर्धमान और ह्रासमान जो है हमें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो इस तरह से फंक्शन में पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होगा हमारा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स 2 दूनी 4x 2 दूनी 4x माइनस यहाँ 1 बचा और 3x का 3, क्योंकि x का कितना जाएगा 1। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम करेंगे एफ डैश एक्स को पुट कर देंगे 0 के बराबर। तो 0 के बराबर का मतलब 4x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा किस लिए करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ये माइनस इधर जाएगा +3 और ये 4 इधर नीचे आ गया प्लस, मतलब डिवाइड में, मतलब जो है क्रांतिक मान निकाल लेंगे हम। तो x बराबर 3/4 क्या है, ये है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु हमारा कितना हुआ, x बराबर 3/4। उसके बाद में अब हम क्या काम करेंगे, इस तीन तो अगर जब आज 2 पॉइंट आते हैं हमारे, अगर 2 पॉइंट है तो हम उसी तरह से इंटरवल डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कितना है 1। तो हम क्या काम करेंगे कि कोई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में 3/4 यहाँ है और इधर क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस। तो इंटरवल हो गया हमारा -∞ से 3/4 और दूसरा 3/4 से इन्फिनिटी। तो 3 नंबर पॉइंट में हम क्या करेंगे, 3 नंबर पॉइंट में हम निकाल लेंगे अंतराल, मतलब कौन कौन से हमारे जो इंटरवल बने। अब इस इंटरवल में चेक करेंगे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग। तो नंबर 4 हमारा जो स्टेप 4 है, स्टेप ये हमारे सब क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 या चरण स्टेप 3 या स्टेप 4। तो -∞ और 3/4 के बीच में यदि हम कोई संख्या लेते हैं, हमने मान लिया कि लेट, ये लिख दो माना, हिंदी में लिख दो 3/4, 3/4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 मान लो, x की वैल्यू कितना मान लिया 0। तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, यदि x की वैल्यू 0 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा क्या है नेगेटिव, एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव मतलब 0 से कम है। तो जब 0 से कम है तो इसका मतलब ये क्या है इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा है इंक्रीजिंग इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अतः अतः फलन -∞ 3π/4 अंतराल में ह्रासमान फलन। उसके बाद अब देखेंगे इसमें दूसरे इंटरवल में 3/4 और इन्फिनेटिव। तो 3/4 से पहले कोई संख्या डिजिट हमने ली, मान लिया, माना
x बराबर 1। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 रखो तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा हो गया, क्योंकि x बराबर 1 तो 4x, तो 4 एकम 4 माइनस 3, तो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 1, तो इसका मतलब ये कितनी आई 0 से बड़ी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। तो इसका मतलब जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम इस तरह से लिख देंगे, अतः फलन 3/4 और इन्फिनिटी इस इंटरवल में वर्धमान फलन है। तो इस तरह से जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है सिंपल, पहले हम क्या काम करेंगे, पहले जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उसे जो है 0 के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने पर जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सबका क्या करेंगे, अंतराल निकाल लेंगे। अंतराल 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि किस में पॉजिटिव है, मतलब किस में 0 से बड़ा है और किस में 0 से कम है। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन है आप जो है कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को अंतिम रूप देते हैं। धन्यवाद।